हेलो बच्चों, मेरा नाम है दीपक चाकर एंड आई वेलकम यू टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अध्ययन डिफेंस एकेडमी। तो कल की क्लास में हमने शुरुआत की थी एक सब्जेक्ट की जिसका नाम है इंडियन पॉलिटी। और यहाँ पॉलिटी को अगर हमने समझना है तो हमें बात करनी है किताब के बारे में जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो क्योंकि हमने इस बुक के बारे में स्टडी करना है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो मैंने आपको बताया था कि इस बुक को बनना कैसे हुआ, यानी कि हाउ इट वाज मेड। ये हमने कल देखा कि इस बुक को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे जिसका काम होगा इस किताब को लिखना। तो कल हमने कुछ चीजों को देखा, जैसे कि सबसे पहले जो व्यक्ति थे जिनका नाम था एम.एन. रॉय, जिन्होंने पहली बार डिमांड की ऑफिशियल तरीके से कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए बुक को लिखने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए। फिर ठीक अगले साल 1935 में जो उस समय की सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी थी आईएनसी ने डिमांड की कि उन्हें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। इनकी बात इंपॉर्टेंट क्यों थी? क्योंकि उस समय की सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी थी। फिर इसके बाद अंग्रेजों ने हमें दिया नहीं, दोनों की दोनों डिमांड्स कैंसिल रही। बट देन इन 1940 अंग्रेज एक ऑफर लेकर आए जिसको हम कहते हैं अगस्त ऑफर। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई जिसमें ब्रिटिशर्स को इंडियन ट्रूप्स की आवश्यकता थी। और क्योंकि ब्रिटिशर्स को इंडियन ट्रूप्स की आवश्यकता थी वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ने के लिए, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि इंडियंस को खुश किया जाए और इसीलिए वो लेकर आए अगस्त ऑफर। तो इस अगस्त ऑफर में उन्होंने कहा कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देंगे, बट साथ ही कुछ और कंडीशंस भी इन्होंने जोड़ी जो हमें पसंद नहीं आई और हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। पर फिर ठीक अगले साल 1942 में 2 साल छोड़ के एक और मिशन अंग्रेजों ने भेजा जिसको हम कहते हैं क्रिप्स मिशन, जिसमें वापस अंग्रेजों ने कहा कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के देंगे, बट कुछ और कंडीशंस भी इन्होंने जोड़ी और हमें वापस ये चीजें पसंद नहीं आई, तो हमने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। खैर 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ और वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन को इतना ज्यादा इकोनॉमिक लॉस हो चुका था कि अब ब्रिटेन वो चाहता था कि वो कुछ कॉलोनीज को क्या करे, इंडिपेंडेंस दिलाए। एंड इंडिया उनमें से एक कॉलोनी था। तो फिलहाल जाने से पहले वो कुछ अच्छा करना चाहते थे, तो वो लेकर आए कैबिनेट मिशन प्लान जिसके अंदर 3 लोग थे, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर एंड क्रिप्स। और वापस इस कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत उन्होंने कहा कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के देंगे और कुछ और कंडीशंस भी उन्होंने जोड़ी। इस बार ये जो बाकी कंडीशंस थी इससे भी हम एग्री करते थे क्योंकि हमारे लिए बहुत हद तक फेवरेबल थी और इसीलिए हमने कैबिनेट मिशन प्लान के साथ एग्री किया। एंड फाइनली डिसाइड हुआ कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी इसमें टोटल कितने मेंबर होंगे? 389 मेंबर्स होंगे। तो ये डिसाइड हो चुका था। तो यही चीजें कल हमने बात की, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां हमने सबसे पहले देखा कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये बनी कैसे। सबसे पहले व्यक्ति थे एम.एन. रॉय। 1934 में इन्होंने ऑफिशियली डिमांड की कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया के लिए होनी चाहिए। फिर अगले साल आईएनसी ने भी डिमांड की कि उनको, यानी कि इंडिया को, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की आवश्यकता है। फिर 1938 में वैसे ये पॉइंट कि जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने भी डिमांड की। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। फिर 1940 में, क्योंकि 1939 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 चला और ब्रिटिशर्स को इंडिया की सपोर्ट की आवश्यकता थी, तो इसीलिए 1940 में ब्रिटिशर्स लेकर आए अगस्त ऑफर और 2 साल बाद वो लेकर आए क्रिप्स मिशन। दोनों के दोनों जो मिशंस थे या ऑफर्स थे इंडिया ने रिजेक्ट किया क्योंकि बाकी जो कंडीशंस इसमें ऐड थी
उससे हम एग्री नहीं करते थे। फिर फाइनली 1946 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद कैबिनेट मिशन प्लान आया, जिसमें 3 लोग थे, क्रिप्स, लॉरेंस एंड अलेक्जेंडर, और इसके हेड कौन थे? लॉरेंस। सो ही वाज द हेड ऑफ दिस मिशन। एंड फाइनली इस मिशन के तहत डिसाइड किया गया कि हमारे पास 389 मेंबर्स होंगे। कहां? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो अब अगर आगे बात की जाए तो हमारे पास टोटल कितने मेंबर्स होने हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? 389 मेंबर्स होने हैं। बट ये 389 मेंबर्स आएंगे कहां से? क्वेश्चन ये है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगा, वो क्या है। तो अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं, तो आज के समय में इंडिया कुछ ऐसा लगता है। बट हम बात कर रहे हैं 1947 से पहले की बात, जब इंडिया पार्टीशन नहीं हुआ था। ठीक है, टू बी एग्जैक्ट 14-15 अगस्त 1947। तो इस समय इंडिया पार्टीशन नहीं हुआ था, कहने का मतलब पाकिस्तान अलग देश नहीं बना था। तो इससे पहले ये जो हिस्सा है, ये और ये वाला हिस्सा जो आज के समय में बांग्लादेश और पाकिस्तान है, ये भी इंडिया का हिस्सा हुआ करता था। तो ये जो 389 मेंबर्स हैं, ये सबके सब कहां से आएंगे? ये पूरे भारत से आएंगे। पर इसमें भी एक और चीज है, वो क्या है कि ब्रिटिशर्स जब इन्होंने हमें गुलाम बनाया था तो इनका कंट्रोल पूरे इंडिया में नहीं था, बल्कि ब्रिटिशर्स ये छोटे छोटे एरिया या को बड़े एरियाज, पैचेस में इन पे अपना कंट्रोल बना के बैठे थे। लेकिन फिर भी इंडिया में एक अच्छा खासा एरिया था जो इसके इनके कंट्रोल में नहीं था, जैसे कि ये कुछ ये तो छोटे छोटे एरिया से जो इनके कंट्रोल में नहीं थे। और ये जो एरियाज ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में नहीं थे, डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थे, इनको हम कहते हैं प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स। तो ये जो हमारे पास टोटल 389 मेंबर्स हैं, इनमें से कुछ लोग आएंगे इस एरिया से जो ब्रिटिशर्स के अधीन थे, यानी कि ब्रिटिश प्रोविंसेस, एंड कुछ आएंगे हमारे पास इन एरिया से जो उस समय के छोटे छोटे राजा थे उनके अंतर्गत हुआ करते थे, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स। तो ये जो 389 नंबर्स है, इस 389 में से हमारे पास 296 यह कहां से आने थे? ब्रिटिश प्रोविंसेस से आने थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस। और जो बच गए यानी कि 93 के आसपास ये आने थे हमारे पास कहां से? प्रिंसली स्टेट से। तो अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसका कंपोजिशन बनके तैयार हो चुका है कि कितने मेंबर होंगे? 389। नाउ अब ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, यह पहली बार मिलेगी, फर्स्ट टाइम ये मीट करेगी कब? 9 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बार जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ये जो भी सारे के सारे लोग थे ये आके मिलते हैं, और अब इसके पहले प्रेसिडेंट को चुना जाता है, बट टेम्पररी बेसिस पे, जिनका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा ये केवल टेम्पररी होते हैं, यानी कि कुछ समय के लिए। क्यों? क्योंकि हमें एक प्रेसिडेंट चाहिए, और जो नया प्रेसिडेंट आएगा उसको उसके लिए हमें इलेक्शन करवाना है, लेकिन इलेक्शन करवाने के लिए भी हमें एक हेड चाहिए। तो वो हेड कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्यों थे? क्योंकि उस समय सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, सबसे ओल्डेस्ट व्यक्ति थे, और आमतौर पे हमने एक सिस्टम को फॉलो किया जो कि था फ्रेंच सिस्टम, जहां अगर कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा बूढ़ा हो तो उसको हम हेड बना देते हैं कुछ समय के लिए। तो वो सिस्टम हमने यहाँ फॉलो किया और सच्चिदानंद सिन्हा को हमने हेड बनाया या प्रेसिडेंट बनाया हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले, बट वो टेम्पररी थे कुछ समय के लिए। फिर इसके बाद अलावा हमारे पास 2 डेप्यूटी चेयरमैन भी रहे। कौन कौन से? एस सी मुखर्जी
एंड वी.टी. कृष्णमाचारी। और एक और व्यक्ति जिनका नाम है बी.एन. राव, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइजर रहे। फिलहाल आगे चले तो फिर 9 दिसंबर 1946 के बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 इस तारीख को सेकंड मीटिंग हुई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। और इस मीटिंग से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि इसमें जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। फिलहाल वापस 2 दिन बाद यानी कि 13 दिसंबर 1946, तो ये दिन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। क्यों? क्योंकि जो थर्ड मीटिंग थी इसमें प्रेसिडेंट तो सेम रहे, लेकिन इस दिन एक इंपॉर्टेंट चीज हुई, और वो क्या थी? हम एक बुक को लिखने जा रहे हैं, एक किताब को लिखने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये बुक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये क्या कुछ लोगों के लिए या बहुत सारे लोगों के लिए? ये एक देश के लिए। और क्योंकि एक किताब पूरे देश के लिए है, तो हमें कुछ आइडिया होना चाहिए कि हम इस बुक में क्या क्या डालेंगे। और इसी चीज को लेके जो हमारे उस समय के लीडर थे जवाहरलाल नेहरू, ये एक पेज लेकर आए, एक डॉक्यूमेंट लेकर आए जिसमें इन्होंने कुछ चीजों को मेंशन किया था कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा इस किताब को लिखने का वो होगा ये और ये। क्या? जैसे एक लंबे समय से जो ब्रिटिशर्स हैं, इन्होंने इंडियंस को डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया, इन्होंने इंडियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया। तो हम इंडियंस के लिए क्या लेके आएंगे? इक्वालिटी लेके आएंगे। जो ब्रिटिशर्स हैं, एक लंबे समय से इन्होंने इंडियंस को फ्रीडम महसूस नहीं होने दी। हम क्या लाएंगे? हम इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फ्रीडम को लाएंगे। और इस तरीके से एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी एक पेज में, जिसको जवाहरलाल नेहरू लेके आए, और इस लिस्ट का नाम दिया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंट्रोड्यूस हुआ। किसके द्वारा? नेहरू जी के द्वारा। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको याद रखना है। फिलहाल इससे आगे बात करें तो सब कुछ सही चल रहा था, बट फिर उस समय के हमारे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ये हमारे गवर्नर जनरल थे। अगर आपको गवर्नर जनरल पता नहीं है तो सिंपली आप कंसिडर कर सकते हैं कि आज के समय में जो राष्ट्रपति हैं उसी लेवल के उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो माउंटबेटन जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल, इन्होंने 3 जून 1947 को एक अनाउंसमेंट की और इन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी इंडिया का पार्टीशन करने वाले हैं। हम इंडिया का पार्टीशन करने वाले हैं, यानी कि हम एक पाकिस्तान बनाएंगे और एक बनाएंगे इंडिया। तो जब यह खबर आई कि हम इंडिया का पार्टीशन करने वाले हैं, इंडिया को 2 हिस्सों में यानी कि इंडिया एंड पाकिस्तान में बांटेंगे, तो उससे जो ये वाला एरिया था, ये वाला एरिया जो अब पाकिस्तान है, और ये जो एरिया बांग्लादेश, जहां से पहले कुछ लोग आते, लेकिन अब क्योंकि ये एरिया पाकिस्तान के पास जा चुका है, तो अब जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, तो क्या उसमें मेंबर सेम रहेंगे या उसमें चेंज हो जाएगा? तो चेंज होगा और कम होंगे। तो अब जो मेंबर हैं वो कम होके हो गए 299। तो पहले हमारे पास 389 मेंबर्स थे, लेकिन अब उन मेंबर्स की संख्या होगी 299। और जिसमें से 229 इलेक्ट होके आने थे, कहां से? ब्रिटिश प्रोविंस से। एंड बाकी 70 जो थे ये आने थे हमारे पास प्रिंसली स्टेट से। तो एक ये डेटा याद रखना, कब हुआ ये जब इंडिया का हमने पार्टीशन की घोषणा की। किसने? माउंटबेटन ने। तो फिलहाल अब जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड हो चुकी थी कि इसमें 299 मेंबर्स होंगे,
तो उसके बाद क्या हुआ। तो यहां पे हम एक किताब को लिखने जा रहे हैं और इस किताब का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ हमें इस किताब को लिखने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या करें। दो ऑप्शन है हमारे पास, एक अपना दिमाग लगाएं लगाएं और इतना लगाएं कि खुद हम अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करें, और दूसरा ऑप्शन है कि हम अपने देश से बाहर जाके उन कंट्रीज में जाएं जिनका ऑलरेडी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक संविधान है, जैसे यूएसए, जैसे जर्मनी, जैसे साउथ अफ्रीका, जैसे ब्रिटेन और बाकी अलग देश। तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम खुद का दिमाग लगाएं और एक किताब को बनाएं, या हम दूसरे देशों में जाके उनका जो एक्सपीरियंस है उससे सीखें और फिर उन चीजों को सीख के हम वापस अपने देश में लेके आए। तो दोनों में से बेहतर तरीका कौन सा है? बेहतर तरीका है ऑप्शन 2, यानी कि दूसरों को सीख के हम उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो अच्छी चीजें लगे उनको लेके आओ। तो हमने यही किया, हम यूएसए गए, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और जो चीजें हमें अच्छी लगी हमने उनके कॉन्स्टिट्यूशन से उठा के हम लेके आए इंडिया में। लेकिन हमने उसकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं की, हमने उसको मॉडिफाई किया इंडियन कंटेक्स्ट में कि इंडिया की जो पब्लिक है उसके हिसाब से वो किस तरीके से सबसे बेहतर फिट होगी। तो हमने हर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ यही किया। हम जर्मनी गए, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें अच्छा लगा हम इंडिया में लेकर आए, लेकिन एज इट इज हमने उस सेम लैंग्वेज में नहीं लिखा, हमने इंडियन कंटेक्स्ट में उसको लिखा। और बाकी कंट्रीज के साथ भी हमने ऐसा ही कुछ किया। तो फिलहाल जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे 299 के आसपास, इनमें से बहुत सारे लोग अलग अलग देशों में गए। वहां जाने के बाद उन्होंने उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो अच्छी चीजें थी उनको नोट बना के इंडिया में ये लेके आए। और जब ऐसे करके बहुत सारे नोट हो गए तो ये सारे के सारे नोट्स ये एक कमेटी के आगे लेके आए, एक कमेटी के आगे लेके आए और इस कमेटी का नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ये जो सारे के सारे नोट्स हैं एक कमेटी के आगे दिया गया जिसका नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी। और अब इस ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था कि इन सभी नोट्स को एक करके एक ड्राफ्ट बनाए। क्या बनाए? ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब एक तरीके से एक रफ वर्क, रफ वर्क। तो ये तैयार करे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जिसमें कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स। ये हमारे पास ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में हमारे पास एक्चुअल 7 मेंबर्स थे, जो कि है भीमराव अंबेडकर जो कि इसके चेयरमैन थे, फिर के.एम. मुंशी, फिर गोपाल स्वामी अयंगर, फिर एस.एम. सादुल्ला, फिर अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, बी.एल. मित्तर एंड डी.पी. खेतान। तो ये 7 लोग थे जो मेंबर थे किसके? ड्राफ्टिंग कमेटी के। बट हमें पता है कि जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, या कहो कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में करीब हमें 3 साल का टाइम लगा, 3 इयर्स। और इस 3 साल के अंतर्गत ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग वो या तो बीमार हो जाएं, इल, या उनकी डेथ हो जाए। और ऐसे ही कुछ हमारे 2 ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर्स के साथ हुआ। जो बी.एल. मित्तर साहब थे, ये बीमार होने लगे और बीमारी के चलते हुए इन्होंने रिजाइन किया और इनके बदले आए एन माधव राव। और फिर जो डी.पी. खेतान थे इनकी मौत होगी और इनके बदले आए टी.टी. कृष्णामाचारी। तो ये 2 एडिशनल नाम हैं जो बाद में चल के ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर बने। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? बाबा साहेब अंबेडकर। तो ये आपको ये याद रखना। तो फिलहाल जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था कि ये जो सारे के सारे अलग अलग पेजेस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स लेकर आए हैं अलग अलग देशों से, उसको कंपाइल करना, उसको जोड़ना। तो इन्होंने जोड़ा, पहली बुक बनाई, पहला ड्राफ्ट बनाया 4 फरवरी 1948 को।
ये डेट्स आपको याद नहीं रखनी है, ये सिंपली आपके रेफरेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो 4 फरवरी 1948 को पहला ड्राफ्ट तैयार हुआ, और ये जब पहला ड्राफ्ट तैयार हुआ तो इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया गया कि आप इसको देखिए, चेक कीजिए कि क्या चीज आपको इसमें अच्छी लग रही है और क्या चीज आपको खराब लग रही है। जो खराब चीज होगी उसको हम हटा देंगे और जो अच्छी रहेगी उसको हम रखे रहेंगे। तो पहला ड्राफ्ट तैयार हुआ। और एक और चीज, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन हम लिखने जा रहे हैं किसके लिए, पीपल के लिए, पीपल ऑफ इंडिया। तो हमने क्या किया कि ये जो कॉपीज हैं ड्राफ्टिंग, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कुछ कॉपीज पब्लिक को भी दिए ताकि आप इसको पढ़ें और वापस ये चूज कर सके कि इनमें से कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज खराब है। और फिर जब जो चीजें अच्छी थी वो डिसाइड हो चुकी थी तो हमने सेकंड ड्राफ्ट तैयार किया। फिर जैसे हमारा सेकंड ड्राफ्ट तैयार हुआ तो वापस कुछ कॉपीज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दी गई ताकि वहां डिसाइड किया जा सके कि क्या हमारे लिए अच्छी है क्या नहीं है, और कुछ पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट की गई ताकि वो भी चेक कर सके क्या अच्छी है क्या गलत है। तो जो हमें अच्छी लगी हमने उसको अगली ड्राफ्ट में तैयार किया, और 14 नवंबर 1949 को हमारा तीसरा ड्राफ्ट बनके तैयार हुआ। तो जो ये हमारा तीसरा ड्राफ्ट था, यह बहुत हद तक हमारे आज के समय का जो कॉन्स्टिट्यूशन उसकी तरह था, यानी कि हमारे लिए बहुत हद तक अच्छा था। तो हमने इसको पास किया और 26 नवंबर 1949 को हमने कहा कि यही जो बुक है हमारी क्या बनेगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी। तो इस दिन हमने कहा कि यही बुक हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी, यानी कि इस दिन हमने इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में एडॉप्ट कर लिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में एडॉप्ट कर लिया। बट अब एक और ट्विस्ट है इसमें, और वो क्या, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका डेट ऑफ एडॉप्शन है 26 नवंबर 1949। लेकिन इस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को भले ही एडॉप्ट कर लिया था, लेकिन इस दिन हमने इसको पूरे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया, या कहो कमेंस नहीं किया। और हम पूरे 2 महीने रुके, यानी कि 26 जनवरी 1950 तक 2 महीने का हमने इंतजार किया, और तब जाके हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे तरीके से इंप्लीमेंट किया। लेकिन क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों? तो इसके पीछे हिस्टोरिकल कारण है, रीजंस। और क्या है वो हिस्टोरिकल रीजन? सो बात थी दिसंबर 1929 की, जो उस समय की हमारी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये हर साल दिसंबर के महीने में अपनी एक मीटिंग किया करती थी, और इस साल दिसंबर 1929 में इनकी मीटिंग होनी थी कहां, लाहौर में। तो इसलिए इसको लाहौर सेशन भी कहा जाता है। तो लाहौर सेशन में जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये डिक्लेयर करती है कि हम अब पूर्ण स्वराज मनाएंगे। क्या मनाएंगे? पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज से मतलब है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो इन्होंने डिक्लेयर किया कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस मनाएंगे, और अगले महीने यानी कि 26 जनवरी की तारीख को 1930 को जो आईएनसी है प्लस पीपल ऑफ इंडिया, जो पब्लिक थी, वो हाथों में झंडा लेकर सड़कों पर आजादी यानी कि इंडिपेंडेंस मनाने लगे। इंडिपेंडेंस मनाने लगे, और इसको हमने कहा पूर्ण स्वराज। तो हिस्ट्री में इस डेट को याद रखने के लिए, 26 जनवरी को याद रखने के लिए, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स थे, इन्होंने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन से को 2 महीने तक होल्ड में रखते हैं, पूरे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करते। क्यों? ताकि कल हम बच्चों को बता सके कि ये जो 26 जनवरी है, ये डेट ऐतिहासिक रूप से, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल ये कारण था जिसकी वजह से हम 2 महीने रुके। तो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुई? 26 नवंबर 1949 को। और इस दिन हमने कुछ
कुछ चीजें थी जैसे कि सिटीजनशिप, इलेक्शंस और प्रोविजनल पार्लियामेंट को लेकर जो कुछ चीजें हमने इंप्लीमेंट की थी, बट ये पार्शियल था, पार्शियली। और जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन की डेट ऑफ कमेंसमेंट है वो है आपके पास 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमने पूरे तरीके से, कंप्लीट तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट किया। फिलहाल कुछ फैक्चुअल डेटा बात करें तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसकी लास्ट मीटिंग हुई 24 जनवरी 1950 को, और माना जाता है, आपको भी पता होगा, कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये दुनिया की सबसे लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें टोटल वर्ड्स ओरिजिनल यानी कि 1950 में कुछ 1,17,000 के आसपास थे। और आज के समय में धीरे धीरे हमने, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस किए हैं, बुक को धीरे धीरे कुछ हमने मॉडिफाई किया है, इसकी वजह से आज के समय में वो वर्ड्स की संख्या बढ़कर 1.5 लाख के आसपास हो चुकी है। तो ये वापस वही चीज कि वाई 2 months डिले वॉज देयर इन द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसका रीजन सिंपल है कि हमारे पास 1929 में आईएनसी ने एक लाहौर सेशन किया था, और उस लाहौर सेशन में हमने डिक्लेयर किया था पूर्ण स्वराज। और 26 जनवरी 1930 को हमने इंडिपेंडेंस मनाया था भारत के इतिहास में। हालांकि हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, पर फिर भी हमने इंडिपेंडेंस मनाई। तो फिलहाल ये हमारे पास है ड्राफ्टिंग कमिटी, जिसको हमने सेट किया 29 अगस्त 1947 को। इसके अलावा कुछ फैक्चुअल डेटा जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसने अडॉप्ट कब किया कॉन्स्टिट्यूशन को? 26 नवंबर 1949 को। इसके अलावा जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसने जो नेशनल एंथम है, इसको कब अडॉप्ट किया? 24 जनवरी 1950 को। सेम डे को हमने नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट किया था। इसके अलावा अगर बात करें नेशनल फ्लैग, तो वो हमने आज़ादी से कुछ महीने पहले ही, 1 महीने पहले ही हमने उसको अडॉप्ट कर लिया था, 22 जुलाई 1947 को। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे एक पिक्चर को देख पा रहे हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सील है। तो सील, उस सील में आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक एलिफेंट बना हुआ है। और ध्यान से अगर आप इंडिया का मैप देखें, तो ये वो मैप है जो भारत के पार्टीशन से पहले का मैप है, जिसमें आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश भी देखने को मिलेगा। फिलहाल अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और बात करें, तो अगर आप ध्यान से देख सकें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के पेज है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन के पेजेस में आपको देखेंगे कुछ ड्राइंग्स। ये ड्राइंग्स यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राइंग्स भी की गई हैं। और इसके अलावा अगर आप इस राइटिंग को ध्यान से देखें, तो ये जो सुंदर हैंड राइटिंग आपको दिख रही है, इसको कहते हैं कैलीग्राफी। कैलीग्राफी। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें कुछ कैलीग्राफर्स थे, जैसे कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे, इन्होंने इंग्लिश में कैलीग्राफी की। और इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था वसंत कृष्ण वैद्य, जिन्होंने हिंदी में कैलीग्राफी की, यानी कि हिंदी में इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। इसके अलावा अगर बात की जाए कि ये जो ओरिजिनल कॉपीज हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आज के समय में जो हमारी न्यू दिल्ली में पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट में हमने हीलियम के केस में, हीलियम गैस, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर है 2, तो इस हीलियम के केस में हमने इन दोनों कॉपीज को सेव करके रखा हुआ है। हीलियम गैस ही क्यों? क्योंकि हीलियम एक इनर्ट गैस है, यानी कि रिएक्शन नहीं करती है। और इसके अलावा अगर बात करें जो ड्राइंग्स या पेंटिंग्स थी, तो वो बनाने वाले हैं नंदलाल बोस, और इसके अलावा इनके एक चेले थे बिहोहर राम मनोहर सिन्हा। तो इन्होंने भी इसमें चित्रकारी की है। मेन नाम ये है, और इसके अलावा ये एक मेन नाम है जो आपको याद रखना है। फिलहाल तो वापस सेम डेटा, प्रेम बिहारी जी, जिन्होंने कैलीग्राफी अपनी सुंदर हैंडराइटिंग से ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। अब अगर मैं आपको एक कंपैरिजन दूं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, भारतीय संविधान,
इसको लिखने में करीब 2 साल 11 महीने और 17 या 18 दिन लगे भारत के संविधान को लिखने में। और इसकी कंपैरिजन अगर हम बाकी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से करें तो यूएसए को अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में लगा कितना टाइम, 4 महीने से कम का समय, जबकि कनाडा को अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में लगे करीब 2.5 महीने का समय। ऑस्ट्रेलिया को लगा करीब 9 साल और साउथ अफ्रीका को लगा करीब 1 साल का समय अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में। इन सब के अलावा अभी कुछ समय पहले हमने बात की थी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हमने क्या किया कि हम अलग अलग कंट्रीज में गए, जैसे कि कोई ऑस्ट्रेलिया गया, कोई यूएसए गया, कोई जर्मनी गया, कोई जापान गया। अलग अलग देश जाकर उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें अच्छा लगा हम उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आए। तो ये जो आपके सामने एक लिस्ट है, ये वही लिस्ट है कि हमने किन किन देशों से क्या क्या चीजें ली। एक और चीज यहां पर जो आपको दिख रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो यहां मेंशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो हमने हमारे पुराने कानूनों से ली है, और ये कुछ वो लिस्ट है। तो आप इनको एक बार बस पढ़िए, आपको याद नहीं रखनी है, ये आपके काम की नहीं है, बट फिलहाल एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको ये बताना चाहता था कि हमने क्या क्या चीजें दूसरे देशों से ली है। तो इनका जिक्र बाद में भी होगा और बाद में हम इनमें डिटेल में बात करेंगे कि ये चीजें हैं क्या। ऐसी कुछ और लिस्ट जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जापान, फ्रांस और यूएसएसआर। सो इन देशों से हमने क्या क्या चीजें ली इसकी भी लिस्ट आपके सामने दी गई है, आप इनको देख सकते हैं। फाइनली एक आपके लिए कुछ फैक्चुअल डेटा। अक्सर ये पूछा जाता है कि जो हमारी कैबिनेट मिनिस्ट्री थी, ये कैबिनेट मिनिस्ट्री होती क्या है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। ओके वेट, ठीक है, ये कैबिनेट मिनिस्ट्री होती क्या है। कैबिनेट मिनिस्ट्री, तो देखिए इस देश में हम सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति है जिसको हम कहते हैं पीएम, प्राइम मिनिस्टर। नाउ प्राइम मिनिस्टर जो ये इकलौते व्यक्ति हैं, या अकेले पूरे देश का भार नहीं संभाल सकते, पूरे देश का काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर के चारों ओर कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे कि होम मिनिस्टर, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर। होम मिनिस्टर कौन है अभी के समय, अमित शाह। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है अभी के समय, निर्मला सीतारमन जी। इसी तरीके से डिफेंस मिनिस्टर कौन है अभी, मिस्टर राजनाथ सिंह। फॉरेन मिनिस्टर कौन है, मिस्टर एस जयशंकर। रेलवे मिनिस्टर कौन है, अश्विनी वैष्णव। तो यानी कि पीएम के चारों ओर अगर ध्यान से देखा जाए तो इनके चारों ओर एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स का ग्रुप है, और इन इंपॉर्टेंट मिनिस्टर के ग्रुप्स को ही हम क्या कहते हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्री कहते हैं। तो इसी तरीके से हमारे देश की जो पहली कैबिनेट मिनिस्ट्री थी, कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है कि उस कैबिनेट मिनिस्ट्री में होम मिनिस्टर कौन थे, क्योंकि हम सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर तो हमारे कौन थे, नेहरू साहब थे, बट होम मिनिस्टर कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा एजुकेशन के मिनिस्टर कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। रेलवे के मिनिस्टर कौन थे, जॉन मैथाई। फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, लॉ मिनिस्टर कौन थे, लेबर मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर। तो इन मिनिस्टर्स के आपको नाम याद होने चाहिए। तो ये लिस्ट आपके आगे है, आप पहले जो कैबिनेट में मिनिस्टर्स से आप उनको याद कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में इतना ही हम बात करेंगे। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं इस नंबर से, बस इसी नंबर से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगले में कोशिश करेंगे कि
एकेडमी की जो ईमेल आईडी है उसको भी ऐड किया जाए ताकि आप अपने क्वेरीज मेल कर सकें। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है, आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।